आज हम पढ़ने जा रहे हैं जातिवाद चैप्टर का ये जो दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कहीं पर भी जुड़े रहें लेकिन व्हाट्सएप पर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना आसान होता है बजाय फेसबुक और टेलीग्राम के। टेलीग्राम पर तो मैं कोई मैसेज भेजना होता तो वही भेजता हूँ, आपके जो कमेंट्स है वो मेरे पास नहीं आ पाते। तो आप व्हाट्सएप पर जुड़िएगा, यूट्यूब पर जुड़िएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आपकी जो क्वेरीज है कि सर कोर्स कब पूरा होगा, वीडियोस कब अपलोड होंगे, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, यहां तक कि एग्जाम होने के बाद आपको बीएसटीसी की तैयारी, प्री बीएड की तैयारी भी यहीं पे करवाऊंगा। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चैनल से जुड़े रहना है, अपने कमेंट देने हैं, अपने दोस्तों को इससे जोड़ना है और हम यहीं पर पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करने जा रहा हूं मैं ये जो दूसरा वीडियो है जातिवाद चैप्टर का, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप पर तो कम से कम जरूर जुड़िएगा। देखिए, जातिगत राजनीति की विशेषताएं। जातिगत राजनीति की विशेषताएं, अब इसकी क्या विशेषताएं रही है। सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये रही है कि जातिवाद के बढ़ने से, जातिगत राजनीति के बढ़ने से लोगों ने राजनीति में इजी वे में एंट्री पाने के लिए अपनी जातीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया है कि जो हमारी जाति है वो जाति राजनीति में पार्टिसिपेट करे, उसको ज्यादा बड़े पद मिले। इसलिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए जातीय मांगों को और ज्यादा बढ़ावा दिया है कि गुर्जरों की ये मांगे, जाटों की ये मांगे, राजपूतों की ये मांगे, ब्राह्मणों की मांगे, और उस मांग के आधार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है ताकि वो जाति के नेता बन जाए और जाति के नेता बन करके आसानी से राजनीति में प्रवेश कर पाए। तो पहला जो विशेषता है, इसने जातीय, जो अभिजातीय वर्ग के लोग हैं, अभिजाति का मतलब जो बड़े लोग हैं जाति के, है ना, की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया है। है ना, उन्हें लगता है कि जाति अपने आप में एक संगठन है। अगर मैं जाति के लोगों को अपने साथ ले लेता हूं, उनको उनकी उचित और अनुचित मांगों को आगे बढ़ावा देता हूं, तो इससे जाति के लोग मेरे साथ हो जाएंगे और जब मेरे साथ जाति के लोग हो जाएंगे तो राजनीतिक पार्टियां मेरी जाति और उस जाति के नेता के रूप में मुझे अस्वीकार नहीं कर पाएगी, मैं आसानी से राजनीति में आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। देखिए, दूसरी चीज क्या हुई है, आज लोकतंत्र है, शिक्षा का प्रसार है, आधुनिकीकरण है, ऐसा होते हुए भी जातिवाद की वजह से जातीय एकीकरण की भावना विकसित नहीं हो पाई है ना। तो जातीय एकीकरण के चलते सामाजिक एकीकरण कह दो ज्यादा अच्छा होगा, सामाजिक एकीकरण नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि शिक्षा का प्रसार हुआ, लोकतंत्र बढ़ा, तो ऐसे में यह माना जा रहा था कि जातिवाद कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि इसका प्रसार और बढ़ा है, जातिवाद की जड़ें और मजबूत हुई है, समाज में जो एकीकरण है वो नहीं हो पाया है। तीसरी जो विशेषता है जाति, ये राजनीति की, जातिवाद की, कि क्षेत्र विशेष में जाति विशेष का प्रभाव ज्यादा होता है, यानी कि एक जाति हर जगह उतना प्रभाव नहीं रखती है। देखिए, यादव उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण है, पेरियार तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण है,
राजपूत, गुर्जर, मीणा राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण है, तो वहीं जाट हरियाणा की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि हर एक जाति का प्रभाव हर जगह वैसा का वैसा ही नहीं होता है, क्षेत्र विशेष में जाति विशेष का महत्व ज्यादा होता है। विशेष में जाति विशेष का महत्व, जाति विशेष का महत्व। बात करते हैं कि क्या एक जाति राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है तो क्या ये स्थायी है या ये अस्थायी है। यानी हम बात करते हैं भारत की राजनीति की शुरुआत में जो उच्च वर्ग की जातियां थी उन्होंने राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिए थे, तो क्या वो स्थायी बने रहे? नहीं, वो समय के साथ बदलते रहे। तो जाति और राजनीति के जो संबंध है और राजनीति के जो संबंध हैं वो गतिशील हैं। गतिशील का मतलब उनमें परिवर्तन हो सकता है, समय के साथ वो बदलते रहते हैं। पहले जो अग्रणी जातियां थी वो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में थी और आज के समय पिछड़ी जातियां भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई है। तो यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक जाति एक समय में राजनीति में शक्तिशाली है तो वो हमेशा ही शक्तिशाली रहेगी। ये संबंध बदल सकता है और बदलता रहता है। इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो क्षेत्र विशेष की जो जातियां हैं या जो जातियां राजनीति में महत्वपूर्ण हैं वो हमेशा ही महत्वपूर्ण बनी रहेगी। देखो, जाति के राजनीतिकरण होने के साथ साथ क्या हुआ? जाति का राजनीतिकरण यानी जातियां राजनीतिक पार्टियों से संबंध हो गई। बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, गुर्जर, मीणा, है ना, लगभग ये माना जाता है कि हर एक जाति अपने आप को किसी न किसी पार्टी से संबंधित रखती है और पार्टियां भी ये मानती है कि ये जाति हमारा वोट बैंक है। तो जाति का राजनीतिकरण तो हुआ ही सही, जातियां तो राजनीतिक दलों से जुड़ी ही सही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ? स्थानीय लेवल पर राजनीति का भी जातीयकरण हो गया है। अब दोनों के कॉन्सेप्ट को पहले समझें। जाति का राजनीतिकरण का अर्थ है कि जाति का जो झुकाव है एक राजनीतिक दल के प्रति हो, ये तो हो गया जाति का राजनीतिकरण। अब बात करते हैं राजनीति का जातीयकरण, यानी पार्टी का झुकाव किसी जाति की ओर हो, जाति के आधार पर पार्टियों का गठन हो, ऐसी स्थिति को राजनीति के जातीयकरण के नाम से हम समझ सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर कई सारी पार्टियां बनी है जिनका जो जातीय आधार पर बनी है ना। अभी बड़ी अगर परिदृश्य की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो मेनली सेंट्रल पॉइंट उसका यादव बाहुल्य है। मायावती जी की पार्टी थी जो आरंभ में दलित वर्ग को लेकर के बनी थी, विशेष रूप से जाटव उनका कोर वोट बैंक था और बाकी साथ में दूसरी जातियां थी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में बात करेंगे, तमिलनाडु में बात करें तो नॉन ब्राह्मण जातियां पेरियार जाति को लेकर राजनीतिक पार्टियां बनी है ना। अभी कुशवाहों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो इस प्रकार लोकल लेवल पर राजनीति का भी जातीयकरण हुआ। जातियों का झुकाव तो राजनीति की ओर हुआ ही सही है, लेकिन पार्टियां भी जातियों के आधार पर बनने लगी है। तो पांचवी विशेषता है जाति के राजनीतिकरण के साथ राजनीति का भी जातीयकरण हुआ है और विशेष तौर से स्थानीय लेवल पर। ये थी
जातिगत राजनीति की विशेषताएं। अब बात करते हैं, ये जो जातिवाद है, ये जातिगत राजनीति है, इसकी इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, इसका अच्छा पक्ष क्या, अच्छा प्रभाव क्या रहा है। देखो सकारात्मक पक्ष क्या रहा है। सकारात्मक पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट ये है एकता, विशेष तौर से सामाजिक एकता। देखो जातिवाद की वजह से क्या हुआ, लोग राजनीति में सक्रिय हुए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जातीय संगठन बने। जातीय संगठनों ने लोगों को एकजुट किया और एकजुट करके अपने मुद्दों को, अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, जो जाति थी उस जाति में एकता आई। संचार के माध्यमों से जातियां आसानी से जुड़ गई। आज हम एक बात करते हैं, जातियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक पेज होता है, उस फेसबुक पेज के माध्यम से आसानी से सूचनाएं पहुंच जाती है कि सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए हमें ये करना है, वहां इकट्ठा होना, धरना प्रदर्शन करना है। इससे जब एक जाति में एकता आती है तो उस जाति की एकता से आगे चल करके समाज की एकता का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा माना जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं, पहला जो पॉइंट था वो है सामाजिक एकता को इससे बढ़ावा मिला है। दूसरा है राजनीतिक सक्रियता। देखिए राजनीतिक सक्रियता जो है वो बड़ी है। लोग राजनीति के प्रति उदासीन ही बने रहते भारत में यदि जाति का राजनीतिकरण नहीं होता, यदि जातिवाद नहीं होता। क्योंकि जातियों के माध्यम से राजनीतिक मुद्दे आसानी से लोगों के पास पहुंच गए। जातीय सम्मेलन होते, जातीय पंचायत होती, वहां पर लोगों को राजनीतिक मुद्दों के बारे में समझाया जाता है, अपने मुद्दे बताए जाते हैं, अपनी मांगों के बारे में समझाया जाता है, जिससे लोग आसानी से राजनीति में भागीदार हो जाते हैं। चाहे वो अपने जाति के कैंडिडेट की वजह से हो, जाति की मांगों की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन लोग इसकी वजह से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। तीसरा है जो शक्तिहीन जातियां थी उनका महत्व बड़ा है। देखिए भारतीय समाज में, हिंदू समाज में कुछ जातियां शक्तिहीन रही है, हमेशा से पिछड़ी रही है। अब इन जातियों को मुख्य धारा में लाने का कार्य ये जातिवाद और राजनीति का जो जातिकरण है वो कर रहा है। क्योंकि इन जातियों के पास क्या है, बड़ी संख्या में संख्या बल है, बड़ी संख्या में वोटर है, और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चाहिए, वोटर्स चाहिए। जब ये पार्टीज वोटर को रिझाने के लिए इन पिछड़ी जातियों के पास जाती है तो इनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ। ये आर्थिक रूप से पिछड़े थे, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए थे, शक्तिहीन थे, लेकिन इस जातिवाद की वजह से, राजनीति के जातिकरण की वजह से इनका महत्व बढ़ा है और ये भी मुख्य धारा में आ पाए हैं। चौथा सकारात्मक प्रभाव है सांस्कृतिक एकता। क्या होता है कि पिछड़ी जातियां राजनीति में प्रवेश करती है, प्रशासन में प्रवेश करती है, और जब ये राजनीति और प्रशासन में प्रवेश करती है तो अगड़ी जातियों के पास बैठती है, उनसे घुलती मिलती है, इनके मन से हीन भावना जाती जाती है। क्योंकि ये देखते हैं कि उसी अगड़ी जाति, उसी पोस्ट पर अगड़ी जाति का व्यक्ति भी और पिछड़ी का भी व्यक्ति है, उसी राजनीतिक पार्टी में विधायक की पोस्ट पर अगड़ी जाति का भी और पिछड़ी जाति का भी। तो इनके मन से हीन भावना निकलती जाती है और ये मेल मिलाप जैसे जैसे बढ़ता है
पिछड़ी जाति के लोग सांस्कृतिक रीति रिवाजों में, नियमों में अगड़ी जातियों का अनुसरण करते हैं। उन्हीं के देखा देख जो नियम है, सांस्कृतिक नियम है, उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। अगली जो विशेषता है वो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का मानना है। एक विद्वान का नाम है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। उनका मानना है कि जातीय पद सोपान क्रम को तोड़ा गया है। किसकी वजह से? इस जातिवाद की वजह से जातीय पद सोपान क्रम को तोड़ा गया है। पद सोपान क्रम क्या है? पद सोपान जैसे सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी, दूसरी से ऊपर तीसरी सीढ़ी, इसी प्रकार जातीय पद सोपान क्रम था जिसमें कुछ जातियां शीर्ष पर थी और कुछ जातियां बिल्कुल नीचे थी। यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां सामाजिक संगठन में शीर्ष पर थी और बाकी जो जातियां थी वो निम्न अवस्था में थी, उससे नीचे के क्रम में थी। ये था पद सोपान क्रम। अब इस जातिवाद के बढ़ने से, जाति के राजनीतिकरण के बढ़ने से, ये जो पद सोपान क्रम था जातियों का कि कोई जाति सबसे ऊंची और कोई जाति सबसे नीची है, इस पद सोपान क्रम को तोड़ा गया है। और छठा जो सकारात्मक प्रभाव है वो है धार्मिक बहुसंख्यक वाद को रोकना। क्या है कि भारत में 80% से ऊपर आबादी हिंदू धर्म की है। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में हिंदू धार्मिक रूप से बहुसंख्यक है, यानी कि हिंदू सभी प्रकार के प्रशासन में, राजनीति में अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं। दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके अधिकारों को छीन सकते हैं और ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के होने की वजह से उसका उस तरह से एकीकरण कभी भी नहीं हो पाया, उस तरह से कट्टरता कभी भी नहीं आ पाई इस जाति व्यवस्था की वजह से, क्योंकि लोग अपने आप को धर्म से पहले जाति के प्रति निष्ठावान करते हैं और जातियों के बीच आपसी संघर्ष की वजह से ये धार्मिक एकीकरण नहीं हो पाया। इससे धार्मिक बहुसंख्यकवाद नहीं हो पाया और इससे लोकतंत्र सुरक्षित रहा और अल्पसंख्यकों का अधिकार सुरक्षित रह सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा जातिवाद की विशेषताएं और जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव की। धन्यवाद।